हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, प्रॉपर्टी के काम के बारे में। प्रॉपर्टी के काम के, रियल एस्टेट के काम से आप मिनिमम 2 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं या इससे भी ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो आज की डेट में 90,000 करोड़ रुपए की है। हमारे देश में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का व्यापार रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो रहा है। मतलब प्रॉपर्टी की खरीद बेच 90,000 करोड़ रुपए की हो रही है। और एक रिसर्च है जो ये बता रही है कि अगले 10 साल में 2030 तक ये 90 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इसमें एप्रिसिएशन लगभग इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले 10 साल में। अब सवाल यह है कि इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखो जी, दुनिया जब से बनी है तो प्रॉपर्टी जो धरती है, जमीन है, वो तो उतनी है। अब हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है जब हम छोटे थे? हड़प्पा कालीन सभ्यता, औरंगजेब, प्लासी की लड़ाई, जो हमारे किसी काम नहीं आई। अब प्रॉपर्टी की नॉलेज, फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज हमें किसी ने दी नहीं। किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल फ्रीडम की पढ़ाई नहीं होती है। देखो, बोलते हैं कोर्स होता है जैसे एमबीए कोई बच्चे लड़के लड़कियां करते हैं, वो है तो बिजनेस का कोर्स। उसको बोलते हैं कि भाई बिजनेस का कोर्स कर दिया, भाई इसने तो एमबीए कर ली। अब सवाल यह है कि एमबीए किस लिए करते हैं? जॉब करने के लिए। जो एमबीए करवा रहा है, जो उसकी पढ़ाई करवा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो भी जॉब कर रहा है। जो खुद से जॉब कर रहा है और खुद से जिसको पढ़ा रहा है वो भी जॉब करने के लिए एमबीए कर रहा है। नाम रखा है उसका बिजनेस मैनेजमेंट। भाई हम इसको बिजनेस करना सिखा रहे हैं। बिजनेस करना क्या सिखा रहे हैं? करेगा तो वो नौकरी। तो बिजनेस कैसे उसको सिखा दिया? जो आदमी खुद से नौकरी करना है वो किसी को क्या बिजनेस करना सिखाएगा? इसमें हम मोटा मोटा अगर हम हिसाब लाएं, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में, ब्लॉक में, शहर में, आप देखोगे किसी भी आदमी के पास कहीं से भी ज़्यादा पैसा आता है। जैसे कोई बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या बड़े फिल्मकार हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, वो क्या करते हैं? हमारे देश में 70 से 80% प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट होता है। किसी भी आदमी के पास जितना भी पैसा वो अपनी सारी उम्र में कमाता है, उसका 70 से 80% वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करता है। आपने देखा होगा, कोई आदमी आपने आज तक ऐसा देखा है कि किसी ने 50 किलो 50 केजी सोना लेके लॉकर में रख दिया होगा? आपने आज तक ऐसा ना ही तो देखा होगा, ना ही सुना होगा भाई किसी ने 50 किलो। किसी ने, बिजनेसमैन ने, कोई सुना रही होगा, बड़ा होगा, उसने व्यापार करने के लिए होगा, लिया होगा तो लिया होगा। लेकिन वैसे किसी आदमी ने आज तक मैंने नहीं सुना कि 50 किलो सोना इसने खरीद के अपने लॉकर में रख रखा है। ऐसे आपने बहुत सुने होंगे, देखे भी होंगे, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भाई वहां खरीदी है। भाई अखबारों में देखो होगा उस आदमी ने 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। तो हुआ क्या? जो उसका 70 से 80% पैसा है वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करता है। जो 20% पैसा है वो अपने लग्जरी में, सुख सुविधाओं में खर्च करता है। इसको अगर हम छोटे लेवल पे भी लेके आए, किसी के पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, दुकान है, अगर उसने वो 80 लाख रुपए का बेचा, आपने खुद से बेचा या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार ने बेचा, क्या वो 80 लाख रुपए की ऑडी लेने के लिए जाएगा? आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो 80 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी बेच के आया और 80 लाख रुपए लेके ऑडी के शोरूम में चला गया कि भाई साहब मेरे को तो ऑडी दे दो? वो क्या करता है? आपने क्या देखा है, हमने क्या देखा है कि वो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। अब प्रॉपर्टी जब वो खरीदेगा, उसको किसी डीलर से मिलना पड़ेगा या किसी रियल एस्टेट एजेंट से मिलना पड़ेगा। वो उस पैसे को प्रॉपर्टी में ही लगाएगा। प्रॉपर्टी का एक एडवांटेज और सबसे बढ़िया जो चीज मुझे लगी है वो ये है कि इसमें होते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने गोल्ड खरीद लिया 20 लाख रुपए का,
अगर आप 10 साल के बाद उसके बेचने के लिए गए, हो सकता है 3-4 गुना वो बिक जाए, रेट आपका बढ़ जाए। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली 20 लाख रुपए की, आज मकान, दुकान, फ्लैट कोई ऐसी ले ली, तो अगले 10 साल में वो गोल्ड क्या आपको मंथली इनकम कोई देगा? जवाब होगा नहीं, वो तो 10 साल के बाद बढ़ के पैसा देगा। आपने कोई फ्लैट, मकान, दुकान ले लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब क्या हुआ? आपकी मंथली अर्निंग शुरू हो गई। अब क्या होगा? वो 10 साल के बाद वो भी रेट बढ़ेगा, उसका भी रेट हो सकता है 6-7 गुना बढ़ जाए, नहीं तो 2-3-4 गुना तो उसका बढ़ना ही बढ़ना है। आपने एफडी करवा दी, या तो आप ऐसी एफडी करवाएंगे कि मुझे पर मंथ इनकम होती रहे। आपने 20 लाख रुपए दिए, वो बैंक आपको या डाकखाना 14-15 हजार रुपए आपको पर मंथ के देता रहेगा, आपकी इनकम होती रही। आप 10 साल के बाद गए, आपको कितना पैसा मिलेगा? वो ही 20 लाख रुपए मिलेंगे जो आपने रखे, क्योंकि जो अर्निंग हुई आपकी वो तो साथ के साथ होती रही, पैसा आपका ग्रो नहीं कर पाया। आपने 20 लाख रुपए की एफडी करवा दी, 12 साल के बाद आपको 40 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो मंथली इनकम नहीं हुई। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि जो आपको मंथली इनकम भी देती है और बाद में फाइनल टोटल पे जब जाते हैं बहुत ज्यादा इनकम भी देती है, वो कई गुना बढ़ के भी आपका पैसा मिल सकता है। इस तरीके से तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ है? प्रॉपर्टी का काम आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि 90 लाख करोड़ रुपए तक भी ये पहुंच जाएगा अगले 10 सालों में। अगर सारे देश की भी हम बात करें, 70 से 80 हजार आदमी ये काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा आदमी ये काम नहीं कर रहे। अगर मैं अपने शहर की बात करूं, जैसे मैं हरियाणा करनाल में रहता हूं, यहां लगभग आज की डेट में 600-700 आदमी ये काम कर रहे होंगे मैक्सिमम, और उनमें से भी 600 आदमी, अगर 700 आदमी ये काम कर रहे हैं, 600 आदमी तो रेंट का काम कर रहे हैं, लोगों का किराए भाड़े का काम कर रहे हैं, लोगों का मकान किराए पे दिलवा रहे हैं, या उनको दिलवा रहे हैं, या उनका मकान किराए पे चढ़वा रहे हैं। सिर्फ 100 डीलर ऐसे हैं, रियल एस्टेट के एजेंट जो हैं, जो वो सिर्फ सेल और सेल परचेज का काम करते हैं। तो क्या हुआ? अब अगर हम दूसरे वे में चले जाएं, किराने की दुकान कितनी है करनाल में? 5000 से भी ज्यादा है, हो सकता है 10,000 हो। हर मोहल्ले पड़ोस में दुकान खुली हुई है, और वो कितने हुए सेल परचेज वाले? सारे शहर में 100। अब दिक्कत कहां आती है? सवाल ये उठता है कि भाई जब इस काम में इतनी ज्यादा बचत है तो लोग इस काम को करते क्यों नहीं है? सारे देश में 80-90 हजार बंदे ही क्यों कर रहे हैं मैक्सिमम? वैसे तो 70-80 की एवरेज है, मान लो 90 भी कर रहे होंगे, 1 लाख भी कर रहे होंगे, इससे ज्यादा आदमी ये काम नहीं कर रहे। अब अगर ये 90 लाख करोड़ रुपए तक ये जाएगा और अगले 10 साल में जाएगा, अगर इसमें 4 लाख और आदमी भी इस लाइन में आ गए, तो भी वो मिनिमम कम से कम 24 लाख रुपए पर ईयर तो कमाएंगे ही कमाएंगे, इससे भी ज्यादा वो कमा सकते हैं। दिक्कत कहाँ है? इस लाइन में आते क्यों नहीं है लोग? क्योंकि इसका कोई स्कूल नहीं है, इसका कोई कॉलेज नहीं है, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो जहां से वो इसकी पढ़ाई करके इस लाइन में आ जाए। कोई नया आदमी इस लाइन में आएगा, उसको ये समझने में 9 महीने, 10 महीने, साल तक, 12 महीने तक उसको लग जाएंगे, और वो उस टाइम वो उसको उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होगी। तो वो जो आम आदमी है वो अपने 9-10 महीने या साल खराब नहीं करना चाहते, वो एक जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। जो आदमी जॉब करेगा, कोई नौकरी करेगा, वो तो किसी और के लिए काम कर रहा है, वो उसी को ही अमीर बना रहा है। अगर आपने इस काम में 1 साल लगा दिया तो आप इस काम के मास्टर बन जाएंगे। फ्यूचर में आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके यार प्यारे रिश्तेदार आपने कोई भी देखे होंगे, जो एक बार प्रॉपर्टी के काम में लग गया, वो प्रॉपर्टी का काम ही करता है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करता। या तो वो इस लाइन में आएगा नहीं, अगर इस काम को 1 साल कर गया तो वो लाइफ टाइम के लिए हरिद्वार जाने तक यही काम करेगा, और अपने बच्चों को भी आगे यही काम सिखा जाएगा, ताकि उनको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। इसमें होता क्या है? अगर आप इस लाइन में आ गए, आपके पास कुछ पैसा है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप इस लाइन में आए हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो आम इन्वेस्टर होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, अगले 5-10 साल में तो उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है, उसका रेट बढ़ जाएगा, मैं बेच दूंगा। लेकिन कोई भी चीज, दुनिया में जितने बिजनेस हैं वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर डिमांड ज्यादा आ जाएगी और सप्लाई नीचे जा रही है तो उसका रेट अप होना ही होना है। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसका रेट डाउन आना ही आना है।
अब प्रॉपर्टी की सप्लाई तो सीमित है, प्रॉपर्टी जो धरती है उसका तो साइज बढ़ नहीं सकता, इसको किसी फैक्ट्री कारखाने में नहीं बनाया जा सकता। हर चीज फैक्ट्री कारखाने में बनाई जा रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ, आदमी भी और पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसकी जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे दो भाई हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके पास 2 कमरे हैं, अब 2 की बजाय उनको 3 या 4 कमरों की जरूरत पड़ती है, तो वो उनकी वो डिमांड फिर और ज्यादा निकल आती है। वो ऐस करके जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जब तक दुनिया रहेगी इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सप्लाई किस तरीके से ज्यादा होगी, जमीन तो उतनी है आज भी। वो क्या हुआ, लाइसेंस ज्यादा ले लिए कॉलोनाइजरों ने, बिल्डरों ने, उसको ज्यादा बना दिया। लेकिन कुछ टाइम में क्या होगा, अब क्योंकि नई कंपनियां कोई नहीं आ रही है, नया कोई बिल्डर नहीं आ रहा है, और आने वाले 5-7 साल में वो सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगी। उसके बाद डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई घटती जाएगी। जैसे जैसे डिमांड सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, उसका रेट बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में भी लोग इस काम में पैसा नहीं कमा रहे। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जब हवा चलती है, बहुत तेज आंधी चलती है, तो वो जो हम खाली एरिया है, खेतों का खाली सुनसान एरिया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा तेज हमें हवा का प्रेशर महसूस होता है। बहुत ज्यादा तेज चल रही हो तो आपने देखोगे पेड़ भी गिर जाते हैं और आदमी भी बहुत ज्यादा तेज हवा में गिर सकता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल आपने गिरती हुई देखी होंगी। तो वो फर्क क्या होता है, जब आप खाली एरिया में है तो आपको बहुत ज्यादा तेज हवा लगेगी। अब उतनी ही हवा चली हुई है, आप किसी सेक्टर में है तो आपको वहां पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 2-3 मंजिल मकान है, या कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एरिया में चले गए जहां 10-10 मंजिल मकान बने हुए हैं, जहां 2-3 मंजिल मकान है, वहां पे हवा तो अब उतनी चली है। अब करनाल में तूफान आ गया, और तूफान तो सारे करनाल में ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो 4 सेक्टर में आएगा या जाटो गेट में आएगा या 8 सेक्टर में आएगा। वो सारे एरिया को कवर करेगा, सैकड़ों किलोमीटर को वो कवर करता है। अब फॉर एग्जांपल हम करनाल की बात कर रहे हैं, अगर खेतों के एरिया में हम रहते हैं तो बहुत ज्यादा तेज हवा लगेगी, अगर सेक्टर के एरिया में रहते हैं तो थोड़ी कम हमें प्रेशर उसका महसूस होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के एरिया में है तो हमें और भी कम होगा। आप पुराने मोहल्लों में, जैसे पुराना शहर है करनाल का, राजा किरण की नगरी है, वहां पे अंदर चले जाएंगे, गलियां बीड़ी है, मकान बड़े बड़े 2-2, 3-3 मंजिल बने हुए हैं, वहां पे आपको ये तो लगेगा कि तूफान आया हुआ, लेकिन आपको उस हवा का कोई असर नहीं होएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी का भी सेम टू सेम एप्रिसिएशन होने का यही कारण है कि जो हम किसी सुनसान एरिया में कोई नया कॉलोनाइजर है, नया बिल्डर है, वो शहर से 8-10 किलोमीटर दूर है, वहां पे अगर हम लेते हैं तो वहां पे जब मंदा आता है उसका असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब तेज हवा चलती है वो खाली एरिया में ज्यादा लगती है। किसी डेवलप हुए सेक्टर में हम अगर मकान, फ्लैट, मकान, दुकान, कोई भी चीज हम खरीद लेते हैं तो वहां मंदे का असर कम होता है। और अगर हम किसी मोहल्ले में ले लेते हैं तो मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कोई ऐसी जगह पे जैसे जहां पे बहुत ज्यादा आबादी है, वहां पे मंदे का असर उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे एक नार और 100 बीमार होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, खरीदार ज्यादा होते हैं। तो जो इन्वेस्टर है उसको जब प्रॉपर्टी खरीदनी है उसी टाइम उसको बचत करनी है, ना कि बेचते टाइम। जब आपको खरीदते टाइम बचत होगी तो डैम श्योर है बेचते टाइम तो आपको बचत होनी ही होनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।